Hello friends, welcome to A1IS online platform. My name is Pranav Singh and today we will start our next topic in module 1 Polity and Governance. Last class हमने इलेक्शंस इन इंडिया के सब टॉपिक्स पढ़ रहे थे और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कशंस किया, उसके सारे नीड, सिग्निफिकेंस, क्या ज़रूरत था, व्हाट इज़ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, कौन कौन इंपॉर्टेंट कमिटीज़ थी, कमीशंस थे, आने वाले समय में कैसे इसको रिकमेंडेशन जो जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन है उनके सब के बारे में हमने डिस्कशन किया था. नाउ वी विल मूव टू इम्पोर्टेंट टॉपिक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. जब हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में बात करें तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स इन इलेक्टोरल प्रोसेस. लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम अलग से पढ़ रहे हैं क्योंकि इलेक्शंस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेटिक फेस्टिवल. एक फेस्टिवल है जो साल भर चलते रहता है, जिसके कारण इलेक्शंस हो स्टेट असेंबलीज में या सेंट्रल में, लोकल बॉडीज में, बाई इलेक्शन, तो ये प्रोसेस होने के कारण दिस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज ऑलवेज इन न्यूज. 2025 में बिहार में इलेक्शंस हैं और करेंट दिल्ली में इलेक्शन शुरू होने वाले फरवरी में उनका पहला वोटिंग है, उसके बाद के रिजल्ट्स हैं. तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इतना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? जो हमेशा आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, हमेशा कुछ ना कुछ होगा कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक तरीके से उल्लंघन किया गया, दिस नॉट फॉलो बाय एनी पॉलिटिकल पार्टीज या सम कैंडिडेट्स. तो ये हमेशा न्यूज़ में रहता है. कभी ऐसे स्पीच देते हैं जो बहुत अगेंस्ट होता है किसी ग्रुप्स के लिए, रिलीजन को लेकर. तो फॉर दैट रीज़न मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर बहुत चीज़ चर्चा में रहता है कि दे हैव नॉट एनफ पावर कि हाउ दे मैनेज पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स. तो इसलिए हम समझते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है अपकमिंग एग्जामिनेशन में. फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? बेसिकली इज ए सेट ऑफ norms, guidelines, principles to guide candidates, political parties as well as voters to ensure free and fair elections. And it is very important again, free and fair election is the important approach to strengthen democracy. तो जिसको ध्यान में रखते एक कंसेंसस बनाया जाता रिगार्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज कि आप इलेक्शंस में दिस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो गाइडलाइंस है, आप उसको फॉलो कीजिएगा. जिसको लेकर हमेशा न्यूज़ में रहते हैं कि नहीं ये पार्टीज ने फॉलो नहीं किया या कैंडिडेट हैव डिसरिस्पेक्ट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. तो उसके बारे में भी समझना होगा. The main aim, the main purpose to ensure free and fair election, to ensure the integrity and transparency of elections. For that reason, time to time, there have so many reforms regarding model code of conduct also. तो electoral reforms में भी हमने पढ़ा था कि समय के साथ कैसे reforms आए, and model code of conduct में जरूरत जब इलेक्शंस होते हैं या इलेक्शंस में वो चीज़ बाहर निकल के आती है तो हमें लगता है कि इसमें ये भी पॉइंट्स होने चाहिए. अब सवाल ये होता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोवाइडेड दिस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? क्या भारत के संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विल बी फॉलो, या इसका इवोल्यूशन या प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन कैसे हुआ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का? तो उसके बारे में थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो समझिए, देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज व्हाई इंपॉर्टेंट. अगर हम इवोल्यूशन ऑफ मॉडल कंडक्ट पढ़ें, इट स्टार्ट्स इन लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हमारे यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शंस चले थे फ्रॉम 1952 या 1951 टू 1967. एंड द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने डिसिंक किया साइमल्टेनियस इलेक्शंस, तो वो स्टेट क्या था? केरला. केरला में 1959 में प्रेसिडेंसी रूल लगा दिया गया एंड अगेन केरला में वहाँ पे इलेक्शंस हुए थे. तो इलेक्शंस कब हुए थे? तो 1960 में इलेक्शंस हुए थे. तो 1960 में केरला में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ, फ्रेश इलेक्शंस हुए.
एंड वहाँ की जो लोकल ऑथोरिटीज थी, वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, दे ट्राई एंड दे फर्स्ट टाइम दे यूज दिस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। उन्होंने वहाँ पे कुछ नियम लाए, वहाँ पे कुछ गाइडलाइंस लाए दैट एवरी कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू फॉलो। तो ये माना जाता है कि फर्स्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन केरला स्टेट इन 1960। तो ऐसा नहीं कि संविधान में लिखा हुआ है, या उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ऐसा कुछ आइडिया या प्रिंसिपल्स थे जो फॉलो करवा रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉर्टेंट था जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के आगे, टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जिसको ध्यान में रखते हुए समय के साथ ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में फॉलो करने लगे। उसके बाद 1962 में जनरल इलेक्शंस हुए। तो एक तरीके से द प्रोमिनेंस वे दिस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द जनरल इलेक्शंस, जो लोकसभा की इलेक्शंस हुई थी 1962 में, तो वहां पे ये यूज किया गया। तो 1962 में आप बोल सकते हैं दे फर्स्ट इंट्रोड्यूस एंड ट्राई कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कैसे लागू होंगे, हाउ दिस इम्प्लीमेंटेड। लेकिन ये धीरे धीरे इसमें बहुत सारे फ्लॉज थे, उसको रिमूव किए गए, उसको ठीक किए गए, एंड दे सब चैलेंजेस उसको भी दिनों दिनों तक ठीक किया गया। उसके बाद एक ऐसा फेज आता है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में हमारे भारत में, 90s के फेज, जहां पे बूथ कैप्चरिंग, मसल पावर, मनी पावर, दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट टूल्स टू मैनिपुलेट द इलेक्शन। और जहां पे हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करते हैं, उसकी इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, वो हैम्पर हो रहा था। तो 1991 के बाद वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड माना जाता है टीएन सेशन, जो वहां समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ही वाज द मेन हीरो रिगार्डिंग दिस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो उन्होंने स्ट्रांगली इंप्लीमेंट किया कि आने वाले जितने जनरल इलेक्शंस होंगे, स्टेट इलेक्शंस होंगे, जो इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर कंट्रोल है, जो आर्टिकल 324 प्रोवाइड करती है कि डायरेक्शन एंड कंट्रोल सुपरिटेंडेंस ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हाउस ऑफ द पीपल इलेक्शंस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, तो इनके लिए एक तरीके से डायरेक्शंस दिया गया था आर्टिकल 324 में। तो उन्होंने बोला कि अब 1991 के बाद जितने जनरल इलेक्शंस होंगे वहाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होंगे। उसमें बहुत सारे चीज़ बताए गए, समझाए गए कि कैसे लागू होंगे, व्हाट आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो अगेन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्शंस हमेशा भारत में कहीं ना कहीं बाई इलेक्शंस होते हैं, कहीं स्टेट असेंबलीज इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शन तो हर 5 साल में होते हैं, या लोकल बॉडीज इलेक्शंस होते हैं। और बिहार को ध्यान में रखते हुए भी कि बिहार में 2025 में इलेक्शंस है, तो मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट ऑलवेज ब्रीच होता है, जिसको लेकर हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम दिल्ली से भी समझेंगे कि वाई दिस इज इन द न्यूज़, कि न्यूज़ में ये क्यों बना हुआ था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। नाउ द मेन पर्पस, अगर हम पर्पस की बात करें ऑफ दिस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो फर्स्ट पर्पस तो यही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। अब ये कैसे इंप्लीमेंट होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इंप्लीमेंटेशन की बात करें, व्हेन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंटेड, व्हेन इलेक्शन डेट अनाउंस या इलेक्शन अनाउंस होता, तो ये कब और कैसे इंप्लीमेंट होता है, तो ये समझिए कैसे। आप हमेशा देखते हैं जब इलेक्शन डेट अनाउंस होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। दैट टाइम, दैट पर्टिकुलर टाइम जब वो प्रेस ब्रीफिंग करती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, जैसे उन्होंने डेट ऑफ इलेक्शन अनाउंस किया कि मानकर चलिए कि बिहार में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, जो टेंटेटिव डेट है अक्टूबर या नवंबर में, व्हेन द फुल टर्म पूरा हो जाने के बाद, कभी कभी बिफोर भी टर्म पूरे हो जाते हैं, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस, when he decided and announced the date of polling और date of election schedule। तो पर्टिकुलर टाइम से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उस पर्टिकुलर स्टेट पे लागू हो जाता है। तो ये भी सवाल होता है कि सिर्फ बिहार पे क्यों लागू होगा, तो व्हेन लोकसभा और जनरल इलेक्शंस जब भारत में अनाउंस होते हैं, वही प्रोसीजर होता है व्हेन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन फ्यूचर विल गो फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं एंड अनाउंस द इलेक्शन शेड्यूल, जैसे उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस किया
डेट ऑफ इलेक्शंस शेड्यूल किए स्टेट में, ये कॉन्स्टिट्यूंसी में कब इलेक्शंस होंगे, पूरे इंडिया में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएंगे। ओके, एंड अगर किसी स्टेट में इलेक्शंस हो रहा है तो पर्टिकुलर उस स्टेट में पूरा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, व्हेन प्रेस ब्रीफिंग फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो पूरे स्टेट में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। कभी कभी आप ये भी देखते हैं कि बाई इलेक्शंस होते हैं, तो बाई इलेक्शंस के लिए क्या होगा, या पर्टिकुलर पूरे स्टेट में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, या मानकर चलिए या पूरे कंट्री में। जैसे अभी कुछ महीनों पहले नवंबर के आसपास देयर इज बाई इलेक्शन इन 4 सीट, 4 विधानसभा सीट में हुए थे बिहार के बाई इलेक्शंस। बिहार में बाई इलेक्शंस हुए थे जिसमें तरारी, बेलागंज, रामगढ़, ये सब सीट्स थे। तो पर्टिकुलर जो कंस्टिट्यूएंसीज होते हैं वहाँ पे बाई इलेक्शंस होते हैं, वहीं पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्ट्रांगली इंप्लीमेंट किया जाता है और वहीं पे लागू होता है, ना कि पूरे स्टेट में। लेकिन जब नॉर्मल फ्रेश इलेक्शंस होते फॉर द ऑल कंस्टिट्यूएंसी, जो 5 साल पूरे टर्म होने के बाद शुरू होते हैं, तब वहाँ पे पूरे स्टेट में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाते हैं। व्हेन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होते हैं तो वैसे ही पर्टिकुलर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किए जाते हैं। तो दिस इज द वे हाउ इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट टेक प्लेस। तो ये तरीका होता है। पर्पस वी हैव डिस्कस एंड हाउ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंटेड। नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया have provided, or we can say have given 8 provision regarding मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड, जब फ्यूचर में कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड हाउ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तब आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के डिफिनेशन मालूम होने चाहिए, आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के एम पर्पस मालूम होने चाहिए, एंड दिस 8 प्रोविजंस, ये जो हम 8 प्रोविजंस अभी डिस्कस करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपको लिखना है अपने आंसर में, क्योंकि ये ईसीआई के गाइडलाइंस है। इसी 8 प्रोविजंस वाज द मेन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसी के अंदर सारे लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, फिलॉसफी, प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट वन आता है द जनरल, स्टार्ट विद द फ्रेश वन। पहला जो आता है जनरल कंडक्ट। अब ये क्या होता है ये समझिए। पहले वी राइट ऑल पॉइंट्स जनरल कंडक्ट मीटिंग। थर्ड वन इज द प्रोसेशन। फोर्थ पोलिंग डे। फिफ्थ पोलिंग बूथ। पार्टी इन पावर। इलेक्शन मैनिफेस्टो। यहीं पे आप जोड़ सकते हो ऑब्जर्वर के बारे में, उसको टोटल मिला के आप 8 या 7 बोल सकते हो। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इन द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जनरल कंडक्ट, मीटिंग्स, प्रोसेशन, पोलिंग डे, पोलिंग बूथ, पार्टी इन पावर एंड इलेक्शन मैनिफेस्टो। दिस point is added in 2013 after Supreme Court judgment. Okay, so this is very important provisions regarding the मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब एक एक पॉइंट को हम समझेंगे एंड यू हैव टू राइट अंडरस्टैंड कि हम मेंस में जब भी आए तो दिस 8 पॉइंट्स, दिस इंपॉर्टेंट प्रोविजंस विल ऑलवेज इन योर आंसर व्हेन द क्वेश्चन आस्क रिगार्डिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब हम जब जनरल कंडक्ट की बात करते हैं
इट मीन्स दैट, अब चलिए कैसे ये हम समझते हैं कि बिहार में इलेक्शंस है 2025 अक्टूबर से नवंबर, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया गया आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्रॉम द इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस मानकर चलिए होती है सितंबर में, ओके, एंड दे डिसाइड कि नवंबर 5th 7th 8th 9th and 12th, these all are the पोलिंग डे। ओके, नाउ अंडरस्टैंड कि कैसे, और 1 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय ईसीआई। तो जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस ईसीआई के होता है एंड दे अनाउंस द शेड्यूल फॉर द इलेक्शन इन बिहार, तो पूरे स्टेट में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट कर दिए जाएंगे, लागू हो जाएंगे। अब जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होते, इट मींस दैट वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड विद द डिफिनेशन कि दिस इट, ये जो प्रिंसिपल्स है, ये जो गाइड किसे करती है, कैंडिडेट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को, वोटर्स को, टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस विद द कंसेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिए जाते पूरे बिहार स्टेट के लिए, वी टेकिंग एज ए हाइपोथेटिकल, क्योंकि हमें पता है 2025 में तो इलेक्शंस हैं, जब इलेक्शंस हैं तो डेट भी अनाउंस होंगे, जब डेट अनाउंस होंगे तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑटोमेटिक इंप्लीमेंट तो किए ही जाएंगे। अब समझिए जनरल कंडक्ट का मतलब क्या हो रहा है। यहाँ जो पहला प्रोविजन जनरल कंडक्ट की बात की जा रही है, इट मीन्स दैट आपके जो कंडक्ट हो, इट विल बी हेल्प, ऐसा कोई आप आचरण ना पैदा करें जिससे, इस कंडक्ट में बोला गया देयर विल बी नो एनी इंस्टिगेट, को आपका ऐसा कोई तरीका नहीं जो आप एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं फॉर द कम्युनलिज्म। आप ऐसा कोई स्पीच मत दीजिए, आप ऐसा कोई स्पीच, ऐसा व्यूज, ऐसा आपके कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए जिससे कम्युनल राइट हो, कोई क्लैश हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। आप ऐसा कोई कंडक्ट नहीं कीजिए जिसको लेकर आप जाति को लेकर इन्फ्लुएंस करें, इंस्टिगेट करें। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट कंडक्ट इन योर पॉलिटिकल रैलीज, एज ए कैंडिडेट, एज ए पॉलिटिकल पार्टीज। तो कंडक्ट का मतलब जो आचरण है उसमें ये साफ लिखा गया एज ए प्रोविजंस प्रोवाइडेड बाय या गिवन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि आप इस सब चीज से दूर रहेंगे, देयर विल बी नो एनी पार्टिसिपेशन रिगार्डिंग दिस। तो नो कम्युनलिज्म की बात की गई है, नो पर्सनल अटैक्स की बात की गई, नो पर्सनल अटैक्स की बात की गई। इसका मतलब ये हुआ, ये सब जनरल कंडक्ट में ही आता, पहला नो कम्युनलिज्म, सेकेंड नो पर्सनल अटैक्स। आपको क्रिटिसाइज करना है तो आप उनके पॉलिसीज को लेकर क्रिटिसाइज कीजिए, आप उनके स्कीम्स को लेकर क्रिटिसाइज कीजिए, आप उनके पावर में, जब प्रीवियस पावर में थे, आप उस चीज को लेकर क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन आप किसी भी पर्सनल अटैक्स नहीं कर सकते। पर हमने देखा है, दिस इज वेरी कॉमन इन आवर स्पीचेस, जिसको लेकर हम हेट स्पीच एक टर्म यूज करते हैं इन द पॉलिटिकल रैलीज। सारी पार्टीज एक दूसरे को एक कदम आगे बढ़कर दे अटैक ऑन देयर पर्सनल, वो पर्सनल अटैक करने लगे रिगार्डिंग देयर मैरिज, रिगार्डिंग देयर रिलीजियन, रिगार्डिंग देयर चॉइस ऑफ ईटिंग, रिगार्डिंग देयर स्टैंडर्ड लिविंग, जिस तरीके से वो रहते हैं, उस सब पे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज को लेकर भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में बहुत अच्छे से जनरल कंडक्ट में पहला प्रोविजन में लिखा हुआ है, देयर इज द नो पर्सनल अटैक। नाउ वी मूव टू द सेकेंड वन, नो करप्शन। नेक्स्ट वन, नो करप्शन। जनरल कंडक्ट, when we talk about नो करप्शन का मतलब हुआ देर इज नॉट यूज ऑफ एनी ब्लैक मनी ना यूज हो, मनी पावर विल नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल, फॉर दैट रीजन जनरल कंडक्ट में ये सब भी यूज किया गया है। तो फर्स्ट इज द नो कम्युनल, देर इज नो इंस्टिगेट मैसेज स्पीच रिगार्डिंग कम्युनल, रिलीजियन, कास्ट को लेकर, इस सब चीज को लेकर कोई मैसेज नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा आपके आचरण नहीं होना चाहिए। दूसरा नो पर्सनल अटैक्स, इसके बारे में हमने डिस्कस किया, एंड द नो करप्शन के लेकर बात किया गया। नाउ वी मूव टू द सेकेंड वन, मीटिंग्स।
अब तो ये हुआ कि हम आपके ये तरीके, ये आचरण होने चाहिए, आपके ये कंडक्ट होने चाहिए। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? मीटिंग्स करती हैं, रैली रैली करती हैं, बहुत सारे सभा करती हैं, और उसके लिए भी बहुत सारे नियम एंड रूल्स एंड प्रोविजंस हैव प्रोवाइडेड इन दिस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो ईसीआई जारी करती है। मीटिंग्स में बोला गया है कि आप अगर कोई रैली करती हैं, तो रैली करते हैं, तो अब आपको पहले से इंफॉर्मेशन देना होगा वहाँ के लोकल अथॉरिटीज को। दूसरा, देर विल बी नो एनी मैसेज जिससे आने वाले समय में कोई क्लैश हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रिलीजन के बीच में, कास्ट के बीच में। तो मीटिंग्स का मतलब ये हो गया, कोई भी आप रैली कर रहे हैं, कोई भी सभा कर रहे हैं, कोई भी आप पॉलिटिकल मीटिंग्स कर रहे हैं, देन यू हैव टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन लोकल अथॉरिटीज के बारे में आपको बताना होगा, और वहां से आपको परमिशन लेना होगा। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट टाइम, मतलब आपको परमिशन लेना होगा। ओके, यूज ऑफ लाउड स्पीकर की बात करेंगे तो उसके लिए परमिशन लेना होगा। अब अपने टाइमिंग्स को लेकर बताएंगे कि हमारा ये टाइमिंग है, हम इस समय से यहाँ तक हम रैली या कोई सभा करना चाहते हैं, एंड देयर विल बी नो एनी instigate regarding religion and caste. Okay, so this is also one of the important meetings is the under 8 provisions. Now we move to third one, procession. Processions क्या बोलती है? प्री प्लान। आप अगर कोई आप रैली करते हैं, कोई सभा करते हैं, यू हैव टू इन्फॉर्म द लोकल अथॉरिटीज एडमिनिस्ट्रेशन। प्री प्लान अपने रूट्स बताने होंगे कि अगर मानकर चलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी व्हेन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंटेड, तब वो एक तरीके से कैंडिडेट की तरह वो काम करते हैं फॉर देयर पर्टिकुलर पार्टी, जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं। तब पहले प्राइम मिनिस्टर का एग्जांपल लेकर ना एक नॉर्मल कैंडिडेट का हम एग्जांपल लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं उनके रूट्स को लेकर, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। जैसे कोई कैंडिडेट को अगर यहाँ से कहीं और रैली करना होगा तो दे हैव टू बताना होगा कि हम इस रूट से होकर फॉलो करेंगे, हम इस जगह पे इस गली को होकर, इस चौक को होकर जाएंगे। इट मीन्स दैट यू हैव टू फर्स्ट प्री प्लान प्रोसेशन ऑफ रूट्स। तो रूट्स के बारे में, टाइमिंग्स के बारे में आपको जानकारी देना होगा। सेकंड, नो वायलेंस। आप वहां जाकर या कोई ये नहीं कि हम बोल दिए कि हम नॉर्मल सभा करने जा रहे हैं और वहां पे जाके आप कोई वायलेंस वाला एक्टिविटी करते हैं रिगार्डिंग किसी पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर या कैंडिडेट को लेकर। तो दिस ऑल आर कम्स अंडर दिस कैटेगरी, दिस प्रोविजन, जिसे बोलते हैं प्रोसेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्री प्लान के बारे में बताया गया है, रूट्स को लेकर आपको पहले जानकारी देना होगा, एंड देयर विल बी नो वायलेंस। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग थर्ड प्रोविजन अंडर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। नाउ मूव टू फोर्थ वन, पोलिंग डे। अब बात आती है कि आज के दिन आपको वोट कास्ट करना है, तो दैट डे इज कॉल्ड पोलिंग डे, दैट डे इज कॉल्ड पोलिंग डे। अब पोलिंग डे के भी कुछ नियम होते हैं कि अगर आप कोई भी प्रचार 100 मीटर के अंदर नहीं कर सकते हैं। अगर कोई पोलिंग बूथ बनाया गया है, उसके आप 100 मीटर रेडियस के अंदर आप उसके प्रचार नहीं कर सकते। तो दिस ऑल कम्स अंडर द पोलिंग डे एंड पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ के भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, जो आपने हमेशा देखते हैं कि 100 मीटर वाला एग्जांपल हुआ, उसके बाद आप वहां पे फ्लैग्स नहीं लगा सकते, अपने पोस्टर्स नहीं लगा सकते। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द प्रोविजन अंडर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। दूसरा, अगर आपको लगता है कि एक रिप्रेजेंटेशन बनाया जाता है फॉर एवरी पॉलिटिकल पार्टी, अगर किसी पोलिंग बूथ में आपको रिप्रेजेंटेशन बनना है फॉर द पर्टिकुलर पार्टीज को लेकर, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको एक रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाता है पर्टिकुलर पार्टी को लेकर। अगर आपको लगता है वहां पे इलेक्शन सही नहीं हो रही या आपके अगेंस्ट में कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है, तो वहां पे जो ऑब्जर्वर होता है आप उसको वहीं पे कंप्लेन कर सकते हैं। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट
provision regarding model code of conduct. Now 6.1 party in power. Party in power. We already discussed this misuse of government machinery. अब ये भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर कोई भी पार्टी पावर में है और नेक्स्ट फ्रेश इलेक्शंस होने वाला है तो ये भी हो सकता है दे यूज देयर गवर्नमेंट मशीनरी, देयर गवर्नमेंट व्हीकल्स, देयर गवर्नमेंट रिसोर्सेस टू इन्फ्लुएंस वोटर्स. तो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो सही से नहीं हो पाता. तो फॉर दैट रीजन टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्शंस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया. टू रिस्ट्रिक्ट पावर, जो पावर को रिस्ट्रिक्ट करना, जो पहले से पावर में है, जो पार्टी पावर में, तो उसको रिस्ट्रिक्शंस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो पाएगा. फॉर दैट रीजन ये सारे कंडक्ट आपको फॉलो करने होंगे, ये प्रोविजंस आपको फॉलो करने होंगे. द लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट वन, इलेक्शंस मैनिफेस्टो. This provision was added in 2013. 2013 में ये प्रोविजन ऐड किया गया था आफ्टर सुप्रीम कोर्ट 2013 जजमेंट. एक फेमस केस था सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु in 2013 regarding the freebies. After this judgment, this election manifesto was added another provision in model code of conduct. अब ये क्या था ये समझिए. 2013 में आपने देखा होगा साउथ पॉलिटिक्स में, जो साउदर्न इंडिया पॉलिटिक्स है, वहाँ पे ये फ्रीबीज कल्चर, रेवरी कल्चर बहुत पुराना कल्चर बना हुआ है. उसको ध्यान में रखते देयर वाज अ केस फाइल्ड बाय सुब्रमण्यम बालाजी और गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के बीच में ये केस चला और सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया कि व्हाट फ्रीबीज आर अनाउंस्ड, व्हाट फ्री स्कीम्स आर अनाउंस्ड, दिस वो स्कीम्स उसको आप करप्ट और इलीगल नहीं बोल सकते. तो ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट मार्क किया गया था कि जो फ्रीबीज कल्चर देखा गया है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है इलेक्शंस में, आप उसको करप्ट और इलीगल नहीं बोल सकते क्योंकि दिस कल्चर या दिस जो स्कीम्स है वो पास बाय लेजिस्लेशन. आने वाले समय में अगर वो स्कीम्स लेजिस्लेशन के थ्रू पास कर दिए जाते हैं तो आप उसको करप्ट और इलीगल नहीं बोल सकते. दूसरे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आप हमेशा पॉलिटिकल कैंपेन में सुनते होंगे देयर विल बी फ्री बाईसाइकिल टू द एवरी 12 पास गर्ल्स. ये बिहार में भी ये स्कीम चला था, लेकिन ये पॉलिटिकल इलेक्शन समय ये स्कीम्स अनाउंस किया गया था. आप बोल सकते हैं दिस इज द फ्रीवी कल्चर. जो भी 12वीं पास लड़कियां होंगी उन्हें साइकिल फ्री दिया जाएगा फॉर देयर हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन के लिए. उसके दो फंडामेंटल्स थे, एक तो इनरोलमेंट बढ़े फॉर द हायर एजुकेशन, दूसरा चाइल्ड मैरिज को एक तरीके से ब्लॉक किया जाए एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को लेकर भी एक बढ़ावा था. तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो बिहार में भी ये कल्चर चला था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो फेमस 2013 जजमेंट है उन्होंने बोला कि ठीक है हम फ्रीबीज को इलीगल एंड करप्ट तो नहीं बोल सकते, बट ही रिकमेंडेड एंड strongly message to the election commission of India regarding elections manifesto. उन्होंने बोला कि इलेक्शन मैनिफेस्टो ऐसा होना चाहिए आपके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जिसको लेकर ट्रांसपेरेंसी हो, जिसको लेकर अकाउंटेबिलिटी हो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था. उसके बाद इलेक्शंस मैनिफेस्टो को लेकर एक इंपॉर्टेंट जजमेंट पास हुआ था जो पास हुआ था इन 2013. नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट फेज इसमें यूज किया जाता है प्रोहिबिटरी पीरियड. प्रोहिबिटरी पीरियड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक पीरियड बनाया जाता है, एक टाइमिंग बनाया जाता है कि कब आप इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज कर सकते हैं. तो ये एक 48 आवर का एक पीरियड होता है. अगर कोई पोल हो रहा है उसके 48 आवर्स पहले आप कोई भी इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज नहीं कर सकते. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहला 2013 में सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था रिगार्डिंग इलेक्शन मैनिफेस्टो एंड दिस इलेक्शन मैनिफेस्टो वाज पुट
अंडर द प्रोविजन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और दूसरा प्रोहिबिटरी पीरियड को लेकर भी एक इंपॉर्टेंट चीज बात की गई है कि 48 आवर बिफोर polling you cannot release your election manifesto. So these all 8 provisions are important regarding the model code of conduct, and you have to write all this model code of conduct provisions in your answer when the question arises regarding the role of model code of conduct to ensure free and fair elections. Now the next important one: does model code of conduct has legal tooth? इस पे भी बहुत डिस्कशंस होते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कोई लीगल सेंसिटी ना होने के कारण ये उतने स्ट्रांगली इंप्लीमेंट नहीं किए जाते हैं। इसके भी दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। दो स्कूल ऑफ थॉट्स के मतलब हो गए कि दो तरीके के हैं, जो एक फेवर में है एंड एक अगेंस्ट में है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या होना चाहिए फेवर और अगेंस्ट, उसके बाद अपना एक कंक्लूजन, अपना एक वे फॉरवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि हमारे हिसाब से या इलेक्शंस को लेकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लीगल लॉ के अंदर आना चाहिए कि नहीं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द फेवर। एक इंपॉर्टेंट कमिटी था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दिनेश गोस्वामी कमिटी 1990। हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में कमिटी रिकमेंडेशन एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पढ़ा था, तो वहां हमने ये दिनेश गोस्वामी कमिटी के बारे में भी पढ़ा था अबाउट द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन 1990। इन दिस कमिटी, इन दिस रिफॉर्म्स, उन्होंने बोला था कि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को लीगल बैकिंग होना चाहिए। उनके हिसाब से, दिनेश गोस्वामी कमिटी के हिसाब से, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैव लीगल बैकिंग, तभी ये स्ट्रांगली इंप्लीमेंट किया जाएगा। ओके, एंड कैन बी इन्फोर्सेबल थ्रू लॉ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्टोरल रिफॉर्म। दिनेश गोस्वामी कमिटी 1990, वो कहते थे कि नहीं, होना चाहिए लीगल बैकिंग। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इन द फेवर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड initiated important bill to make some provisions under the law। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट बिल लाया था पार्लियामेंट में, और उनके हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको लीगल बैकिंग देना चाहिए। बट दिस बिल was not passed in any houses of parliament। अंडरस्टैंड? तो पहला फेवर में ये पॉइंट हो, दिनेश गोस्वामी रिफॉर्म्स जो कहते हैं कि स्टैट्यूटरी या लीगल बैकिंग होना चाहिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड आल्सो थिंक एंड ही रिकमेंडेड वन इंपॉर्टेंट बिल इन द पार्लियामेंट कि कुछ प्रोविजंस को, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कुछ प्रोविजंस को हमें लीगली सपोर्ट करना चाहिए, जिसके कारण, जिससे स्ट्रांगली ये इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। लेकिन हो सकता है कि उन्हें आने वाले समय में पता था कि दिस बी बैकफायर व्हेन ही, अगर आप बोल सकते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि हम जब हम पॉलिटिकल उसमें जाएंगे तो हो सकता है ये हम ही पे भारी पड़ जाए। तो फॉर दैट रीजन आल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग कि ये बिल पास ही नहीं हो पाया फ्रॉम द पार्लियामेंट। जब हम अगेंस्ट की बात करते हैं तो जस्टिस कृष्णा अय्यर have given regarding this कि उन्होंने कहा कि आर्टिकल 324 give enough power to election commission of India to implement free and fair election, and for that reason there is no need of model code of conduct having legal backing। उनका ये एक्सप्लेन सिंपल वे में समझाना और बताना था कि आर्टिकल 324 इतना पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देती है जिससे वो स्ट्रांगली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भारत में करा सके, एंड दे हैव सम इंपॉर्टेंट लीगल अथॉरिटी रिगार्डिंग दिस।
तो इसके कारण इनको कोई जरूरत नहीं है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लीगल बैकिंग देने का। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जस्टिस कृष्णन अय्यर स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। सेकेंड, एक इंपॉर्टेंट ये भी देखा गया है, अगर हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लीगल बैकिंग इन्फोर्सेबल बाय लॉ कर दें तो इसका दिक्कत ये होगा कि तो इतने सारे कोर्ट कंप्लेन आने लगेंगे, इतने कोर्ट लॉस को लेकर कोई भी ब्रीच होगा, जो भी कोर्ट में कंप्लेन आएगा एंड द इलेक्शन विल बी और आगे एक्सटेंड होते जाएगा। ऐसे भी 2 महीना 4 महीना तो हमारे यहाँ इलेक्शन ही चलते रहते हैं। जब इतने सारे कंप्लेन आएंगे एंड द ऑल कंप्लेन्स विल बी फॉरवर्डेड टू द कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो और इलेक्शन एक्सटेंड हो जाएगा। तो दिस इज नॉट फॉर द वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एंड रियल डेमोक्रेसी। तो ये बहुत दिक्कत हो सकता है। हमारे पास वैसा सिस्टम नहीं है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट यूज कर सकते हैं जिससे ये बहुत जल्दी हम इस चीज से निपटारा ले सके। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें बहुत लोगों का ये मानना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को हम इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं कर सकते। बहुत सारे इसके टेक्निकल दिक्कतें हैं। आप भी कॉमन एग्जांपल से समझिए, अगर राहुल गांधी हैव ब्रीच द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, अब उनके खिलाफ केस कर दिया जाता पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में, और तो वहाँ के कंस्टिट्यूएंसी में जब उनको या इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया उन्हें बैन कर देते कि आप इलेक्शंस नहीं लड़ सकते हैं इस वाले इलेक्शंस को, वो जाएंगे कोर्ट में, कोर्ट के बाद हाई कोर्ट अगर उनके फेवर में नहीं दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा जिसके कारण जो रियल एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है वो हैम्पर किया जाएगा। ये सब फैक्टर है जिसके कारण दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जहां पे एक फेवर की बात करते हैं, जहां हमने कमिटी की बात की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बिल की बात की, एंड सेकेंड अगेंस्ट जो बोलते कि नहीं मिलना चाहिए बैकिंग लॉ, मतलब लीगल बैकिंग, जिसमें हमने जस्टिस कृष्णन अय्यर का स्टेटमेंट समझा, एंड सेकेंड द इंपॉर्टेंट वन, द एक्सटेंशन ऑफ इलेक्शंस। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके कारण ये हमेशा न्यूज में रहता। नाउ नेक्स्ट, फिर क्या होना चाहिए अगर आप इसे लीगल बैकिंग देना चाहते हैं? तो फर्स्ट थिंग, हमारा वी हैव टू एस्टेब्लिश फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिससे जितना जल्दी हो डिसीजंस बाहर आए। दूसरा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुड बी स्ट्रांगली इंप्लीमेंटेड, जिससे एक तरीके से माना जाए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज सिर्फ स्ट्रांगली उतना इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। तो इलेक्शन कमीशन का ये ड्यूटी बनता है, एक रोल बनता है कि इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को स्ट्रांगली इंप्लीमेंट किया जाए। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर जहां पे हम चर्चा कर सकते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अगर ये तरीके यूज करते हैं तो दिस विल बी हेल्प रिगार्डिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को हम इन्फोर्सेबल बाय लॉ कर सके। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट एरिया जहां हमें डिस्कशन करना था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस रिगार्डिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। दूसरा, इवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। थर्ड, द इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंटेशन, कैसे इंप्लीमेंटेशन किया जाता है। फोर्थ वन, इंपॉर्टेंट प्रोविजन in model code of conduct, argument against and favor regarding model code of conduct, legal backing and significance हमने डिस्कशन किया। So these all are the important segments where we have discussed regarding model code of conduct. When the question like what do you mean by election commission of India, या what is the role of election commission of India and how model code of conduct ensure the free and fair election, तो पहले इसको ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैसे डील कीजिएगा, what is
what are role of Election Commission of India and how Model Code of Conduct ensures free and fair elections in India. या हो सकता है कि कभी कभी अब शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो डायरेक्ट आपसे पूछ दे, बस इतना ही लिख दे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये हो सकता है, ये दोनों क्वेश्चंस आ सकते, तो यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड द ऑल थिंग्स अबाउट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बहुत अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं एंड कुछ प्रीवियस ईयर 2024 में जनरल इलेक्शंस हुए एंड ऑलवेज अभी दिल्ली में इलेक्शंस है, तो ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो लेकिन जो 8 प्रोविजंस है वो हमेशा आपको याद होने चाहिए व्हेन यू राइट योर मेंस आंसर। वो सारे पॉइंट, जनरल कंडक्ट, मीटिंग, प्रोसेशन, पोलिंग डे, पोलिंग बूथ, पार्टी इन पावर एंड लास्ट इलेक्शंस मैनिफेस्टो। नेक्स्ट डे जब हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो आएगा हमारा, उसमें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे द इम्पोर्टेंट द एक्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इलेक्शन। तो ऑल आर द अदर टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू इलेक्शंस इन इंडिया। ओके, तो आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एग्जाम विल बी इन अप्रैल, तो आपके पास समय कम है एंड ऑलवेज ट्राई टू राइट आंसर, क्योंकि जितना आंसर्स लिखिएगा उतना आपके प्रैक्टिस, उतने कंटेंट इनरीच होंगे, उतने प्रैक्टिस अच्छे होंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक